respected Principal Sir Satish Bishnoi ji, all principals of other schools, parents, dear students, good morning to all of you. Good morning, sir. तो जोर से आवाज आनी चाहिए, आपकी उत्सुकता बड़ी मुश्किल से पूरी की है हमने. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Good morning, sir. तो आज काफी दिनों से एक तो तुम्हारी इच्छा थी, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो प्लान बना चुके हैं आगे 12th के बाद किसी भी एग्जाम का, लेकिन स्पेसिफाई जो यूपीएससी का की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके मन में उत्सुकता थी कि हमारा एक जो हमारी एक मीटिंग हो सर के साथ. तो सबसे पहले मैं सतीश सर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्द समय में, जस्ट अभी 15 दिन पहले ही हमने जिन बच्चों को फेलिसिटेट किया था, तो उनके सामने जब किया था तो सर ने कहा था कि ऐसी कोशिश करते हैं कि जो इन्होंने मिशन बना रखा है वहाँ पे कुछ हमारे को एक्स्ट्रा गाइडेंस मिले. तो भगवान ने आपकी सुनी है और एपराजीत सर हमारे बीच में आए हैं. एक बार जोरदार दोबारा तालियां सकती है. मैं वेलकम करता हूँ इनसे भी ज्यादा इनकी माता श्री का, जो जननी, जिन्होंने पता नहीं कितना सेक्रीफाइस करके अपने बच्चे के लिए जो समय निकाला, इनको गाइडेंस दी और आज उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया. तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं इनकी बच्चे. मैंने देखा था जैसे एपराजी जी ने बताया कि कैसे इनके माता पिता पहले स्कूल चलाते थे, उसके बाद में कुछ त्याग किया उन्होंने बच्चे के लिए और आज उन्होंने बहुत बढ़िया पोजीशन हासिल करके और अपने माँ बाप को का नाम ऊंचा किया. तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करने से पहले यहाँ की पोजीशन के पहले मैं सतीश सर को इन्वाइट करना चाहूँगा कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए एपराजी सर के लिए. सर वेलकम. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. बहुत ही हर्ष का विषय है आज हमारे लिए कि जैसा हम सोच रहे थे कि हम अपने आप को, आप सभी को किस प्रकार से उस राह पर लेकर के जाए जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी, और भगवान ने उसको सुन लिया सीधा, और बीच में कोई नहीं आया. डायरेक्ट परमात्मा तक बात पहुंची और परमात्मा से फिर हमारे डांगर से राधे श्याम जी बिश्नोई के माध्यम से होती हुई ये मेरे तक पहुंची, और उसी का परिणाम कि आज हमारे बीच में यूपीएससी टॉपर अपराजित लोहान जी पहुंचे हैं. तो हम इनका और इनकी माता जी का यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करते हैं. काफ़ी सारी बातें हमारी इनसे हो चुकी है कि बेसिक लेवल की जब हम बात करते हैं तो गांव भिटाना उसमें काफ़ी एडवांस है, वहाँ हमें परेशानी नहीं है, क्योंकि जब 10th 12th के रिजल्ट्स आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट की निगाहें बिल्कुल भिटाना के ऊपर जम जाती है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर भिटाना ही देगा, और वो लगातार हम करते भी आ रहे हैं. वहाँ मेहनत में कमी नहीं है. उसके बाद भी हम अगर MBBS की बात करें तो आज भी हमारे बीच 4-5 छात्राएँ ऐसी 4th ईयर 3rd ईयर 2nd ईयर और देश के अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज के अंदर, चाहे PGI रोहतक है, चाहे IGM शिमला है, ग्वालियर है, कानपुर है, वहाँ तक हमारे छात्राएँ छात्र बंगलोर तक पहुँचे हुए हैं. हर जगह इस लाइन में भी हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, पर कमियाँ कहाँ रहती है, +1 2 के लेवल से इस कड़ी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस कड़ी को अगली कड़ी से जोड़ा कैसे जाए, ये सारी चीज़ें आज हम बिल्कुल अच्छी तरह से सीखेंगे. हमने इसके अंदर ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रखी है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जो रेटर है वक्ता बुला लेते हैं तो फिर ये बातें चलती रहती. वो वाले हमारे रोज होते ही रहते हैं स्कूल में, वो तो हम करते ही रहते हैं. पर आज का हमारा सिंपली मोटिवेशनल है, और इसमें हम मैक्सिमम टाइम अपराजित जी को ही देना चाहते हैं कि वो बच्चों को शुरू से लेकर के जो पर्सन तुम्हारे दिमाग में उठ रहे हैं उन सभी के आंसर वो आप तक, वो सारी बातें वो आप तक पहुंचा दें.
ताकि जब आप यहाँ से उठें तो आपका मिशन क्लियर हो कि अब कोई परेशानी नहीं है, अब हम जा कर के इस जो तरीका में बताया गया है उस वे से हार्डवर्क स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द हम वो परिणाम लेकर के आएंगे। दूसरा भी हमारे गुलाब जी सुंडा बेटे उन्होंने कहा था कि सर जल्द ही जैसे ही बच्चे हमारे ऐसा कर पाएंगे तो जैसे ही हमारा IAS में सिलेक्शन होगा तो फिर हम प्रोग्राम करेंगे यहीं पर और इन्हीं से ही सम्मानित करवाएंगे उस बच्चे को। बाकी मैंने इनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहोगे, वो भी इन्होंने स्वीकार कर ली कि हाँ बिल्कुल हर वक्त जब भी हमें गाइडलाइन की मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी तो हमारे बीच आते रहेंगे। इनका पीछे जो है वो लगभग हमने आपको इनके आने से पूरा बता दिया था कि IIT बॉम्बे से के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं और 4th ईयर से इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। बाकी ये खुद वो बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे कि क्या है, कैसे है, वहाँ तक कैसे पहुँचे और कौन से स्टेप्स ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ हमारे आज जो हमने मैक्सिमम प्रयास यही किया था कि सभी जो शिक्षाविद हैं उन्हीं को ही जोड़ा जाए। तो उस कड़ी में हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी स्कूल्स हैं, अगर मैं बात करूँ भुना से आदर्श भारतीय इंटरनेशनल स्कूल भुना से श्री सुभाष जी मंडा हमारे बीच मौजूद है, आदर्श हाई स्कूल दांगड़ से विनोद जी काकड़ हमारे बीच मौजूद है, MD सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिडाना से श्री रविंदर जी गौतम हमारे बीच में मौजूद है, आदर्श हाई स्कूल बिडाना है हमारे विनोद जी वो हमारे बीच में मौजूद है, गुलाब जी सुंडा न्यू सेंचुरी स्कूल दौलतपुर से हमारे बीच में मौजूद है और इधर सुनील जी जो लगातार हमारे को या हमारे पूरे क्षेत्र को पॉजिटिविटी के साथ जोड़े रखते हैं, एक नई ऊर्जा देते रहते हैं। तो वो लगातार इस प्रोग्राम को हैंडल करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा गौशाला से दांगड़ गौशाला से बिडाना गौशाला से प्रधान जी हमारे बीच मौजूद है, कुछ अन्य समाज सेवी करमजीत जी विजय पत्रकार जो आज बिल्कुल हम अच्छी तरह से जानते हैं कि छोटी सी उम्र में वो किस प्रकार से लेबर कर रहा है। इसके अलावा स्कूल टीचर जो है जो लगातार जो एक स्टेज होती है उस तक पहुँचाने के लिए किस प्रकार से प्रयासरत रहते हैं, टीचर्स हमारे बीच में मौजूद है और आप सीखने वाले। तो एक ऐसी हमने चेन जो है वो यहाँ पर की है कि हम एक दूसरे को बांधे रखें और मिलजुल करके उस मंजिल तक जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएं। तो हम ज़्यादा इसमें समय खराब नहीं करेंगे। एक बार फिर से मैं आए हुए अतिथि जो हमारे बीच पहुँचे हैं इस गर्मी के मौसम में, एक बार फिर से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। तो जैसे सर ने बताया कि आज का जो सेशन है जिस पर्पस के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उस पर्पस पर ही सेंटर रखेंगे उसको। स्कूल प्रिंसिपल से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी उनके लेवल पे मोटिवेशन होगा वो मात्र 4 या 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि हम इस सेशन को जो बच्चों की क्यूरीज हैं उनसे ज़्यादा जोड़ सकें और सर से मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। ये सब करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्कूल प्रिंसिपल से कि सर को बुके देके सम्मानित किया जाए। सर मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए राजेश सर को ब्रीफ कर दूं यहाँ की सिचुएशन के बारे में, ताकि उसी हिसाब से आपका जो सेशन है ज़्यादा हेल्दी डिस्कशन हो सके उसमें। सर जैसे सर ने बताया हमारा जो बेसिक एजुकेशन लेवल है 10th तक वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है हम, और लास्ट हम 10 साल की बात करें तो ऐसा कोई सेशन नहीं है जिस सेशन में बिडाना का बच्चा डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन ना बनाए, और इवन टॉप भी अभी कर रहा है, इस साल भी हमने टॉप किया है। उसके बाद सर कुछ एक दिक्कतें हैं, चाहे उसको हम फाइनेंशियल से जोड़ें चाहे गाइडेंस से जोड़ें, वहाँ पर बच्चे हैं यदि हम देखेंगे कि 12th के बाद में मैक्सिमम बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं सर।
और 60-70% की बात करें तो वो कोर्सपोंडेंस स्टडी कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको काम करना पड़ता है पेरेंट्स के साथ मिलके थोड़ा सा घर चलाने के लिए, चाहे वो खेती का काम हो, दिहाड़ी का हो। लेकिन सबसे सकारात्मक बात ये है कि वो बिल्कुल गिव अप नहीं करते। 60-70% बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं और कंपटीशन के अंदर लगे हुए हैं। तो वहाँ पे सर जो हमने अचीव किया है वो ये है कि जो ग्रुप सी, डी या मैक्सिमम बी लेवल तक हम अचीव कर पाए हैं। उसमें एसएससी, बैंकिंग, HSSC ये एग्ज़ाम इंक्लूड है। तो जो हमारा एक ड्रीम है बच्चों का, 10-12 बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो जिन्होंने 3-4 महीने से ड्रीम बनाया हुआ है और अपने सेल्फ स्टडी से सभी ने मिलकर स्टडी मटेरियल मंगाया है और वो स्टडी कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है अभी भी हम वो गाइडेंस हमारे को चाहिए, क्योंकि मैं बाकी एग्जाम्स में खुद के क्वालिफाई हैं तो उनको मैं अच्छे से गाइड कर पाया हूँ, चाहे SSC के चाहे बैंकिंग के हैं। लेकिन UPSC का मैंने फोकस नहीं किया सिलेबस, तो वहाँ पर बच्चों के मन में उत्सुकता है कि वो आपसे मैक्सिमम गेन कर सकें कि किस हिसाब से टाइम टेबल बनाया जाए, किस हिसाब से क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करें, कौन सी बुक्स यूज़ करें। तो उसके लिए आपकी गाइडेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मेहनत में सर कोई कमी नहीं है, जुनून इनका पीक लेवल पे है, क्योंकि मैं 15 साल से इन बच्चों से जुड़ा हूँ। तो मेहनत में हम ये नहीं कह सकते कहीं पे भी ये वीक पॉइंट छोड़ रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं। लेकिन मेहनत करनी किस तरीके से है वो आपकी गाइडेंस चाहिएगी सर। तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे। इससे पहले मैं हमारे स्कूल प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो भी मोटिवेशन के पार्ट पे जो स्पीच देंगे वो 4 या 5 मिनट के लिए ही देंगे, ताकि बाकी का जो टाइम है हमारा सेशन है वो अपराजित सर के साथ है बच्चों का हो सके। सर रविंद्र सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इतने शानदार समारोह के हमारे मुख्य अतिथि, क्योंकि आज से यहाँ इनके लिए एक नया शब्द जुड़ गया, अतिथि यानी कि गेस्ट। क्योंकि इतने बड़े ओहदे के ऊपर लोहान साहब जो इनके इंट्रोडक्शन है, लोहान जी और इनके साथ आए इनके मदर जी, तय दिल से मैं सीडी सीनियर सेकेंडरी में पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं। तो सर बताएंगे अधिकारी बनने के बाद में समाज के व्यक्ति कैसे काम आता है। सर मैं सुबह एक IPS अधिकारी का प्रोफाइल देख रहा था, शायद आपने फेसबुक पर देखी कि जो उसके जैसे वो DC साहब अपना ऑफिस से निकलते हैं, एक महिला 2 साल से अपने वृद्धा पेंशन के लिए उसके गेट पे बैठी है। जैसे DC साहब निकलते हैं वो अपने उसके नीचे माता जी के साथ बैठता है, सारे अधिकारियों को बुला के आधे घंटे में उस महिला की पेंशन तैयार कर देता है DC जिले का मालिक। इसको कहते हैं समाज की सेवा। 2 साल से वो जो वृद्ध महिला थी वो भटक रही थी पेंशन के लिए, मगर कर्मचारी जो नीचे के लेवल के थे उसको बड़ा परेशान कर रहे थे। तो इसी तरह से लोहान साहब जैसे फील्ड में जाएंगे, हमें उम्मीद है कि समाज के जो पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, जिनके काम नहीं होते, देखिए पैसे वाला, ताकत वाला, पावर वाला तो अपने पैसे के बलबूते पे काम करवा लेगा, मगर जो अंतिम पंक्ति में समाज का व्यक्ति है, जब उसका किसी अधिकारी के हाथ से काम होता है, उसकी जो उसको दुआ मिलती है, उसकी दुआ उसको बहुत जीवन में सफलता दिलाने काम देती है। लोहान साहब मेरे राइट हैंड को सुनील रायका जी खड़े हैं सर थोड़ा सा आगे, इनको मैं रियल हीरो कहता हूं सर। इन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक किस्म से ये भाई मध्य युग कहता हूँ, ये खेवनहार है। बच्चों में गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ भाई, बोलो सारे। देखिए मैंने आज तक संसार के अंदर हमारे हिंदू धर्म में एक सोच है कि परमात्मा हमने देखा तो किसी ने नहीं है। अगर गरीब बच्चों की सफलता के लिए अगर साक्षात किसी परमात्मा के दर्शन करने हो तो मेरे सामने सुनील रायका है। कहना बड़ा आसान होता है, कहना बड़ा आसान होता है कि किसी को सफलता में मेरा योगदान है। बैंक का मैनेजर हो,
शाम को 8 बजे तक जैसे बैंक में मत्थापच्ची करके आए और विदाउट एनी फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों के लिए रात को 12 रात को पसीने बाड़ा, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इनके अधिकारी के तो भाई हमारे जैसे दर पे भटकते हैं, मगर ये बच्चों को सफलता के लिए घूमते हैं, तो ये बधाई के बहुत पात्र है। तो आगे होता है बधाई के पात्र आप सारे हैं। मैं समय ज्यादा नहीं लो, देखिए हमारा समय सारा आज डेडिकेटेड मिस्टर लोहान सर को। अंत में एक ही बात कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बच्चों, आपके लिए खास करके आपके और लोहान के बीच में ये मुद्दा है कि जिंदगी में बड़े झमेले हैं, आंखों में आंसू अलबेले हैं। जिंदगी में बड़े झमेले हैं, आंखों में आंसू अलबेले हैं। अगर बच्चों मिल जाए आपको लोहान साहब का साथ, तो आप कहाँ अकेले हैं, आप कहाँ अकेले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुलाब सर फॉर वैल्यूएबल गाइडेंस। बच्चों, आप थोड़ा सुबह जल्दी आए हुए हो, तो हम ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, और जो बाकी हमारे वक्ता हैं उनसे मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेन पर्पज़ है हमारा जो सेशन है वो थोड़ा सा एक्टिव करना हमारा उद्देश्य है। तो आपकी गाइडेंस सर हम लेते रहेंगे। बाकी जो भी हमारे स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, तो सबसे पहले जो ज़रूरत है हमारे को वो है सर की गाइडेंस की, लोहान सर की। और अभी सर पहले आपको गाइडेंस देंगे, क्वेश्चन आपने किसी ने नहीं पूछना। जब इनका वक्तव्य समाप्त हो जाए, उसके बाद में 15-20 मिनट का ही आपसे डाउट सेशन रख लेंगे। तो बीच में आपने नहीं बोलना, हमारा लेवल उतना नहीं है, जो कि ये गो थ्रू हो चुके हैं, जितने भी आपके प्री के एग्जाम्स हैं, मेन के एग्जाम्स हैं, तो जितना अनुभव इनका है उतना हमारा नहीं है। तो आप लोगों ने सिर्फ सुनना है एक बार, और उसके बाद में आप क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हो, अब वो आपके ज़्यादातर सर परमेश्वर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेशन इनफॉर्मल ही रखा जाए। फॉर्मल नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप अपने परिवार की तरह से तो समझिए क्या क्या फेस कर रहे हैं। आपको किताब का नहीं पता भी कौन सी पढ़ें, कितना टाइम टेबल बनाएं, वो सर आपको 15 मिनट के लिए टाइम देंगे। तो सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ वेलकम है। हेलो एवरीवन, जैसा अभी तक जान गए होंगे, मेरा नाम आकाश लोहान है और इस बार यूपीएससी परीक्षा में मैंने 174 रैंक हासिल की। मेरी उम्र अभी 23 साल है। जब रिजल्ट आया था उस टाइम में 22 साल का था, और अभी मैं काफ़ी अपने आप को लकी भी मानता हूँ और काफ़ी प्राउड भी फील करता हूँ कि हरियाणा में से पहली बार कोई 22 साल का IPS सेलेक्ट हुआ है। कि जैसे आप लोग बैठे हैं, वैसे ही मैं अपने स्कूल में बैठा होता था, अपने कॉलेज में बैठा होता था, जब कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर IAS IPS अधिकारी वहाँ पे आते थे, तो ऐसा लगता था कि वहाँ से यहाँ तक की दूरी एकदम छोटी सी तो है, एकदम उठ के आए और छोटा सा जंप लिया और यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन जब उसकी आप तैयारी करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जर्नी काफ़ी लंबी है। मैं तो अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, लेकिन मेरे काफ़ी सीनियर्स हैं जिन लोगों ने इस परीक्षा के लिए 4 साल 5 साल 6 साल की तैयारी की है। तो लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि उसके अंदर चैलेंजेस क्या है। आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो आपकी जर्नी में, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपके घर का माहौल अगर इतना सपोर्टिव नहीं है, आप उनके अगेंस्ट जाके तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। स्पेशली मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, जिस बात की मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और लड़कियों को जैसे सर ने भी बताया कि 12th के बाद काफ़ी कोरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं या फिर स्कूल से बाहर चले जाते हैं, जबकि वो काफ़ी मेहनत करते हैं सारे बच्चे। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है गाइडेंस की। तो इसलिए मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि अगर आप 11th और 12th में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने की थी, आप किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। अगर किसी को पता नहीं है तो IIT बॉम्बे टॉप मोस्ट बेस्ट कॉलेज है इंडिया का फॉर इंजीनियरिंग। तो मैंने भी, जबकि मेरे को शुरू से ये ड्रीम था कि UPSC मुझे करना है, लेकिन मेरे दिमाग में भी ये था कि सबसे पहले मैं शुरू से हिसार में पढ़ा हूँ, हिसार से बाहर कभी गया नहीं हूँ, हरियाणा से बाहर नहीं गया हूँ। तो आपका जो माइंड डेवलप होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, यू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, वो आपको मिलेगा आपकी कॉलेज लाइफ में।
और वहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव गाइडेंस मिल रही है, जैसे मैं IIT में था, तो मेरे वहाँ पे काफ़ी सीनियर्स ऑलरेडी UPSC की तैयारी कर रहे थे। मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे वहाँ पे बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे पूरा UPSC का पैटर्न समझाया, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे गाइड की, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये क्लियर हुआ है। जबकि मैं काफ़ी ऐसे बच्चे देखता हूँ जो कि 4 साल या 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत तो वो मुझसे भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस नहीं मिल पाई। तो जैसे ही मेरे को राधेश्याम जी मेरे घर पे भी आए 2 बार और उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से मैं ज़्यादा बच्चों से मिल नहीं पा रहा हूँ, स्कूल में या फिर इस टाइप की गैदरिंग कहीं पे हो नहीं पा रही। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा अवसर है ताकि मैं अपनी बात आपके पास पहुँचा सकूँ। मैं हिसार में ही मेरा जन्म हुआ था, हिसार में ही मैंने अपने 10th और 12th सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल है तलवंडी गाना, वहाँ से मैंने की। 11th में मैंने नॉन मेडिकल लिया और 2 साल की मेहनत करने के बाद IIT में मेरा उस टाइम पे 717 रैंक था। तो IIT में भी UPSC की तरह दो ही एक बार तो मुझे बता दीजिए कि आप लोग 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं? तो अगर आप अभी नॉन मेडिकल में या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, 11th 12th में है, तो मैं आपको बोलूँगा आप अभी UPSC के बारे में मत सोचिए, उसको आप अपना बैक ऑफ द माइंड में रखिए। आपने जो भी ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट चूज किया है, चाहे आप आर्ट से कर रहे हैं, कॉमर्स से कर रहे हैं, मेडिकल से कर रहे हैं, नॉन मेडिकल से कर रहे हैं, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप ये टारगेट बनाइए कि आपको आपकी ग्रेजुएशन फील्ड में जो भी इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, जैसे कॉमर्स के लिए SRCC माना जाता है, साइकोलॉजी के लिए LSR है, लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में, इसी तरह से IITs हैं नॉन मेडिकल के लिए, और नीट से निकलते हैं MBBS के जो छात्र हैं। तो आपको सबसे पहले वो टारगेट बनाना है कि आपको वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने ग्रेजुएशन के का बताऊँ कि मैंने कैसे तैयारी की UPSC की। तो मैंने अपने 3rd ईयर में ये समझ लिया था सब कुछ वहाँ पे देख के कि मुझे आगे UPSC में ही जाना है, जबकि वहाँ पे IIT में काफ़ी लोग जॉब पे भी जाते हैं, हमारी 4th ईयर में ही प्लेसमेंट हो जाती है कंपनीज में, कॉर्पोरेट लाइफ में। तो लेकिन वो मैंने अपने 2nd ईयर और 3rd ईयर में मैंने कॉर्पोरेट लाइफ एक्सपीरियंस की, मैंने इंटर्नशिप की, 6 महीने मुझे यूरोप जाने का भी मौका मिला। यूरोप में मैंने 13 कंट्रीज का मैंने दौरा किया, IIT की तरफ से मैं वहाँ पर गया था। तो उस टाइम पे लेकिन मुझे ये लगा था कि क्या मुझे अगले 50 साल अपनी ज़िंदगी के इस तरह से किसी कॉर्पोरेट लाइफ में एक ऑफिस में बैठ के सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए पैसे कमा के जीना है या नहीं। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि अगर मुझे जो मैंने पहले बचपन से सोचा हुआ है कि मुझे कुछ सोसाइटी के लिए बदलाव लेके आना है, कुछ आगे बढ़ाना है बाकी लोगों को भी मेरे साथ साथ, तो उसके लिए UPSC जैसा प्लेटफॉर्म ही आपको हेल्प कर सकता है। क्योंकि एक IAS और IPS जितना बदलाव दूसरे लोगों की ज़िंदगी में ला सकते हैं या फिर पूरे माहौल को वो बदल सकते हैं, उतना शायद ही कोई कर सकता है। मैं जैसे आपको कॉलेज का बता रहा था, तो IIT बॉम्बे में जाने से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया। मैंने नई नई डायमेंशन देखी, नए नए सेक्टर्स के बारे में मुझे पता चला। मैंने वहाँ पे आप आजकल तो इंटरनेट की वजह से YouTube काफ़ी फेमस हो गया है, तो आप अगर मेरी Instagram प्रोफाइल या फिर Facebook प्रोफाइल देखोगे तो आप ये भी देखोगे कि मैंने 1st ईयर और 2nd ईयर में जो YouTube पे छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, मैंने उनमें एक्टिंग भी की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको जहाँ पे आपका मन है, जहाँ पे आपको खुशी मिलती है जो काम करने से, आप पहले वो कीजिए, लेकिन उसको इस तरीके से कीजिए कि आप उससे जितना ज़्यादा सीख सकते हैं वो आप सीखें। तो मैंने आपको जैसे यूरोप का भी बताया, तो यूरोप में अगर कोई बच्चा शुरू से हिसार में रहा है, मैंने 11th 12th की तैयारी भी हिसार से की है और मैं कभी बाहर नहीं गया, मैं डायरेक्ट बॉम्बे गया था और बॉम्बे के बाद मैं 13 देशों में घूम के आया। तो आप देखोगे कि जो इंडिया का और यूरोप का जो कल्चर है बहुत अलग है। वहाँ पे जो प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं, वहाँ पे उनको नाम से बुलाया जाता है। उनके बीच में जो रिश्ता है वो दोस्त की तरह ज़्यादा होता है, उनसे आप कभी ऐसा डरते नहीं हो, आपको वो एक इंस्पिरेशनल आइडल टाइप होते हैं, तो आप उनसे अपने दिल की बातें सब कुछ कर सकते हो। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम मैंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से भी देखा, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, वहाँ के जो लोगों के रहन सहन का तरीका है, तो वो सब चीज़ें मैंने कंपेयर की। लेकिन ओवरऑल
मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर मुझे बाहर घूमने जाना है, कुछ टाइम के लिए जाना है, 3 महीने 4 महीने के लिए जाना है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे वापस आके करना तो कुछ अपने देश के लिए ही है। तो एक IAS के UPSC के एग्ज़ाम में जनरली सब लोगों को ये लगता है कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो सब लोग IAS बनते हैं। ऐसा नहीं है। UPSC में कम से कम 15 से 16 सर्विसेज होती हैं, जिसके अंदर IAS है, फिर उसके बाद फॉरेन सर्विस होती है, उसके बाद फिर पुलिस सर्विस होती है, रेवेन्यू सर्विस होती है, जिसके अंदर आप इनकम टैक्स या फिर कस्टम एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर लगते हो स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर आपकी प्रमोशन होती है, फिर आप रेलवेज में जा सकते हो, आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जा सकते हो, कम्युनिकेशन में जा सकते हो, अकाउंट्स में जा सकते हो, जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो IAAS सर्विस है, वो भी इसी के थ्रू जाते हैं। तो ये सारी सर्विस अपने आप में ही बहुत बड़े लेवल की चीज़ें हैं, और अभी मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं उस लेवल तक पहुंच गया हूं। जो मेरा सपना था वो कुछ तो पूरा हुआ है, लेकिन आगे आगे जैसे मैं बढ़ता रहूँगा, जो मैंने सोसाइटी के लिए जो मैंने अपने काम सोच रखे हैं, मैं आप लोगों के साथ रहा तो होपफुली मैं वो भी जल्दी पूरा करूँ। तो UPSC की जर्नी के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि 4th ईयर में मैंने अपनी UPSC की जर्नी स्टार्ट की। 4th ईयर में जब बाकी लोग नौकरियों के इंटरव्यूज के लिए वहाँ पर तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे पास भी वहाँ पर खाली समय था, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे नौकरी तो भी नहीं करनी है, तो मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं IIM में जाके MBA कर सकता था, और MBA के बाद दोबारा से वही कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब कर सकता था, लेकिन मैंने चूज़ किया कि मुझे UPSC करना है, और 4th ईयर 8th सेमेस्टर में मैंने अपनी तैयारी शुरू की। लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखेंगे कि काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है, तो आपकी 1 साल की जर्नी रही है, काफ़ी छोटी जर्नी रही है, लेकिन मैं उस चीज़ को एक अलग तरीके से देखता हूँ कि मेरी जो तैयारी थी UPSC के लिए, वो प्राइमरी लेवल से ही शुरू होगी। आपको स्टार्टिंग से अपना माइंडसेट, अपना गोल, अपना टारगेट, अपनी पर्सनैलिटी उस हिसाब से तैयार करनी है कि अगर आप किसी भी कहीं पर भी किसी से मिल रहे हैं, तो सामने वाले आदमी को ये लगना चाहिए कि हाँ, इसमें कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं। UPSC का काम सिर्फ इतना है कि वो आपको ठप्पा मार के ये देगा कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं। अभी आगे जो ट्रेनिंग होगी वो हमारी बहुत टेक्निकल चीज़ों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो इंटरव्यू होता है या फिर जो मीट का पैटर्न है, प्री का पैटर्न है, उसके अंदर आपको हर तरीके के जो चैलेंजेस होते हैं वो देख चुके होते हैं, तभी आप फाइनली UPSC के अंदर आपकी रैंक आती है। अगर आप बाकी एग्जाम्स की बात करें, जैसे IIT है या फिर नीट है, तो उसके अंदर और UPSC में क्या फ़र्क है? पहली बात तो UPSC 3 घंटे का एग्ज़ाम नहीं है। UPSC एक एग्ज़ाम है 1.5 साल मिनिमम 1.5 साल का, क्योंकि आपको सबसे पहले प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है। वहाँ पे आपका जो चीज़ चेक होती है वो है इन्फॉर्मेशन बेस। आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, आप दुनिया के बारे में कितना जानते हैं, आपको करंट अफेयर्स के बारे में, जनरल स्टडीज़ के बारे में। जनरल स्टडीज़ के अंदर अगर मैं गिनने बैठूँ तो कम से कम 18 से 19 सब्जेक्ट आपको तैयार करने होते हैं, उसे जनरल स्टडीज़ बोला जाता है। तो उसके अंदर आपके दिमाग में जो भी सब्जेक्ट आ रहा है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, IR हो, हिस्ट्री को 4-5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, तो ये सब आपको तैयार करना होता है। इसके बाद आपका प्रीलिम्स होता है, जिसके अंदर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। साथ ही साथ में इसके अंदर एक और एग्जाम होता है जो होता है CSET के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल के होते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी साइंस फील्ड है, आपने स्टार्टिंग में अपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको उस एग्जाम के लिए दोबारा तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका मीन्स होता है 3-3.5 महीने के गैप के बाद, तो वो होते हैं आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स। वहाँ पे तो आपको सिर्फ एक आंसर टिक करना था, लेकिन यहाँ पे आपके 9 एग्जाम्स होते हैं। 9 एग्जाम्स के अंदर से 2 एग्जाम होते हैं आपके हिंदी और इंग्लिश के। हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो कि लैंग्वेज पेपर है, उसके लिए आपको कोई स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपके 7 एग्जाम होते हैं, जिसके अंदर पहला एग्जाम होता है आपका ऐसे का। ऐसे आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। आपके वहाँ पे 3 या 4 टॉपिक आपको दिए होते हैं, उसके अंदर से आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, जिसके लिए आपको 1500 से लेकर 2000 वर्ड आपको लिखने होते हैं एक ऐसे के लिए। तो आपको 4000 वर्ड के आसपास लिखने हैं 3 घंटे में। अगर
किसी नॉर्मल से इंसान को आप ये भी बोल दोगे कि आप अपने बारे में 3 घंटे में 4000 वर्ड लिख दो, तो वो भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, तो उनको आपको समझ के उनके बारे में एक पूरा फ्लो बना के पैराग्राफ वाइज उनको फॉर्म करके अपने सेंटेंसेस के अंदर बड़े बड़े लोगों की जो कोटेशंस हैं, जो उनकी सीख हैं, उनकी बुक्स के बारे में आपको कोट करना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो ये ऐसे का पेपर काफ़ी बच्चों की रैंक भी बहुत अच्छी कर देता है, लेकिन काफ़ी बच्चों की रैंक डुबा भी देता है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएशन है एक ऐसे के पेपर में, एथिक्स के पेपर में जो कि GS4 है, और इंटरव्यू में, ये 3 पेपर ऐसे हैं जो कि बच्चों का वेरिएशन इसके अंदर 90 मार्क्स से लेकर 150 मार्क्स तक का होता है। तो मतलब कि 60 मार्क्स का जो आपका गैप है, जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, वो ये 3 पेपर करेंगे। जो बाकी के मैंने 4 पेपर आपको बताए हैं, एक ऑप्शनल और जनरल स्टडीज 1, 2 एंड 3, ये जो 4 पेपर आपके होते हैं, इसके ये आपके डिसाइड करते हैं कि आप UPSC के अंदर आओगे या नहीं। क्योंकि आपको हर एग्जाम में, हर पेपर में, जो 7 पेपर मैंने आपको बताए, 7 में आपको अच्छा तो करना पड़ेगा ही, लेकिन जो बाकी के एग्जाम्स हैं, ऐसे है, एथिक्स है और इंटरव्यू है, उसके अंदर आप कितना अच्छा कर पाओगे उससे डिसाइड होगा कि आप IAS में जा रहे हो या IPS में जा रहे हो या फिर IRS में जा रहे हो, आपकी सर्विस क्या आपको मिलती है उसके ऊपर। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने 4th ईयर में ही ये सोच लिया था कि मुझे UPSC में जाना है। 4th ईयर में जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको सबसे पहले तो यही सजेशन दूंगा, आजकल तो इंटरनेट की वजह से सब कुछ ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर या फिर जो दूसरी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं कोचिंग सेंटर्स की, जो कि अपना मटेरियल फ्री में बच्चों को बांटते रहते हैं। साथ ही साथ ये वेबसाइट्स और यूट्यूब के ऊपर जो चैनल्स हैं, उनको फॉलो करने के साथ साथ आपको एक आदत बहुत इंपॉर्टेंट जो है UPSC प्रिपरेशन के लिए या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, कि आपको अखबार पढ़ने की आदत डालनी है। चाहे आपको हिंदी मीडियम आपका या आपका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है तो भास्कर और जागरण यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है। आप उन दोनों में से कोई भी एक अखबार चूज कर लीजिए, और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों न्यूज़पेपर में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंस है UPSC में वो बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने इसकी तैयारी शुरू की UPSC की 4th ईयर में, तब जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, स्पेशली उनके लिए कि आपको अभी ये करना है, आप सबसे पहले घर पे जाइए, आप YouTube चला के जो भी वहाँ पे टॉपर्स की वीडियोस हैं, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि 2017, 2016, 18 के जो टॉपर्स हैं, उनकी जो भी वीडियोस हैं, मैंने कम से कम उनकी वीडियोस 70, 80, 90 वीडियोस मैंने उनकी देखी थी उस टाइम पे। क्योंकि UPSC में दिक्कत ये आती है बच्चों को कि सिलेबस एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात इसका पैटर्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिलेबस मुश्किल नहीं है, सिलेबस आपको 12th तक का ही पढ़ना है, आपको उसके बाद सिर्फ ऐड ऑन करना है न्यूज़पेपर। सिलेबस बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिलेबस जो एक एवरेज बच्चा है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है, लेकिन आपको क्या छोड़ना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी बच्चे मैंने देखा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हैं, जो सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं UPSC का 4 पेज का तो सिलेबस है, तो आपको सिलेबस पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो सेलेक्टिव रीडिंग आपकी होनी चाहिए। जो बच्चे 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, मुझे यही बात समझ में आई है उनकी कि उन्हें शुरू के 1-2 अटेम्प्ट में तो यही नहीं पता चलता कि उन्हें क्या छोड़ना है। वो अगर NCERT जैसे सर ने भी बताया कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी बिल्कुल मानता हूँ कि NCERT आपके बेसिक लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 6 से लेके, अगर आप 6 से लेके 12 तक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वो NCERT सारी करें, लेकिन उसके अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए कि UPSC के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूछा जाता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पूछते हैं वो पूछते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसके लिए आपकी जो मंथली मैगजीन आती है दैट इज सफिशिएंट। आपको NCERT पढ़नी है तो ज्योग्राफी की पढ़िए, हिस्ट्री की पढ़िए, पॉलिटी की, सोशियोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, ये सब NCERT पढ़िए। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ के 6 to 12 तक अगर आप पढ़ोगे तो आप ईमान कीजिए आप अपने 10 दिन एकदम वेस्ट करोगे। अगर आप IIT में या फिर NEET में जाना चाहते हैं MBBS के लिए, तो आप साइंस के लिए, साइंस की NCERT हैं वो बहुत अच्छे से, लेकिन मैं आपको UPSC के हिसाब से बताऊँ। तो जब मैंने ये टारगेट किया था UPSC का, तो काफ़ी मैंने बच्चे ऐसे सुने हैं कि 5 वर्षीय योजना बना के चलते हैं, तो अब तो सरकार ने भी 5 ईयर प्लान बंद कर दिए हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि आप जो टारगेट रख रहे हैं, आपको टारगेट रखना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करें।
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाना, यूपीएससी के पैटर्न को अच्छे से समझना, वो किस स्टेज पे आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आईआईटी की या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 3 घंटे का 4 घंटे का पेपर होता है और आप क्लियर हो रहे हैं। जब मैंने भी आईआईटी का एग्जाम दिया था तो मेरे को एटलीस्ट ये कंफर्म था कि आईआईटी में मेरे को मिल जाएगा, लेकिन मेरे को रैंक कंफर्म नहीं थी कि मतलब कि रैंक पता नहीं, हो सकता है कि कम आ जाए, हो सकता है ज़्यादा आ जाए, लेकिन ये कंफर्म था कि मेरा आईआईटी में हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। जब प्रीलिम्स हुआ था, प्रीलिम्स के 10 दिन बाद तक जो कोचिंग सेंटर वाले डालते रहते हैं उनकी आंसर शीट, उनसे आप मार्क्स मिलाते हो, तो मेरे मार्क्स भी काफ़ी 105, 108 इस टाइप से बन रहे थे उसमें से, और कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली जाती है 102, 103 के आसपास। तो उस टाइम पे भी मेरे को श्योर नहीं था कि क्या पता मेरा प्रीलिम्स हो, क्या पता नहीं हो। फिर मैंने जब मेंस का एग्जाम दिए, वो तो 7 पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव होता है, 3 घंटे बाद 3 घंटे का एग्जाम आपका सुबह होता है 9 से 12, 3 घंटे का आपका फिर दोपहर को होता है 2 से 5। जब आप 5 बजे बाहर निकलते हो आपको ये भी नहीं याद रहता है यार इस क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा था, और तो आप वहाँ पे इवेल्युएट कर ही नहीं सकते हो कि आपका एग्जाम गया कैसा। तो इसलिए मेंस के बाद भी ऐसा ही पूरा टाइम ये था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। और इंटरव्यू के बाद जिस बच्चे से आप पूछोगे, यूपीएससी का जो भी कोई इंटरव्यू दिया जाता है, वहाँ का जो बोर्ड का माहौल होता है वो इतना अच्छा होता है, इतना वो कंफर्टेबल आपको बनाते हैं। आप अगर कोई गलत आंसर भी दोगे तो बोलेंगे शाबाश बेटा बढ़िया हो गया। तो आप किसी भी बच्चे से इंटरव्यू का पूछोगे वो यही बोलेगा कि इंटरव्यू तो यार बहुत अच्छा हुआ है। तो मेरा भी इंटरव्यू कुछ इस टाइप का गया था कि काफ़ी जो बसी सर थे, वो रिटायर्ड दिल्ली कमिश्नर हैं, तो वो मेरे इंटरव्यू के बोर्ड चेयरमैन थे, तो वो काफ़ी स्मूथ मेरा इंटरव्यू गया था, बीच में हंसी मजाक भी हुआ। उन्होंने मेरी जैसे हॉबी थी लॉन टेनिस खेलना और रैप म्यूजिक का मेरे को शौक था, तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग ही की थी कि ओ वी हैव अ रैप म्यूजिक स्टार्ट हियर। तो मैंने बोला यस सर। तो मेरा जबकि हिंदी इंग्लिश में इंटरव्यू था, उन्होंने पढ़ लिया था ऑलरेडी कि मैं हरियाणा से हूँ, तो उन्हें पता था कि, तो उन्होंने हिंदी में स्टार्ट किया कि, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तो रैप सुनाओगे। तो मैंने बोला सर इफ़ यू वांट मी आई कैन। तो बोले कि मेरे को पता है तू याद तो करके आया है, तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था क्योंकि ऑफिस के बारे में क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने बोला हाँ सर कुछ 3-4 लाइन मैंने लिखी हैं। तो उन्होंने बोला कि किस बारे में लिखा है। तो मैंने बोला सर जो यूपीएससी की मेरी जर्नी रही है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने 3-4 लाइन लिखी है। तो बोले कि ठीक है इंटरव्यू के लास्ट में सुनिए। उसको इतना वहाँ पे कंफर्टेबल उन्होंने मुझे ऑलरेडी कर दिया था कि आगे जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, चाहे वो आईआईटी से रिलेटेड थे या मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस था उससे रिलेटेड थे, उन्होंने वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं पता होता। तो मेरे इंटरव्यू में भी आप लगा के चलो कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैंने सर को बोला, सर जो बाकी 4 मेंबर्स थे उनको मैंने बोला कि सॉरी सर या सॉरी मैम आई विल रीड अबाउट इट, दिस इज माई लैक ऑफ नॉलेज कि मैं इसके बारे में नहीं पढ़ पाया। तो आपको जब 5-6 क्वेश्चन लगातार इंटरव्यू में नहीं आ रहे तो वहाँ पे ये चेक नहीं होता कि आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। वहाँ पे ये चेक होता है कि आपको जब 6 क्वेश्चन नहीं आए तो आपके वहाँ पे पसीने छूटने शुरू हुए या फिर आप फिर भी अपना टेम्परामेंट बना के आप कॉन्फिडेंस से उनको बोल रहे हैं कि सर ये मेरी गलती है, मैं अपनी मिस्टेक को मानता हूँ कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं घर जाके इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ूँ। तो आपको उस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड उनको दिखाना है, उस तरह की आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अगर आप वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हो तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। तो जैसे मैं रैप का अपना बता रहा था, तो लास्ट में उन्होंने जब मैं खड़ा हुआ तो बसी सर बोले कि उन्होंने मेरे को बोला था कि रैप सुनाना है लास्ट में। तो मैं उठ के जाने लगा तो उनके साइड में जो सर बैठे थे उन्होंने बसी सर को बोला सर रैप रह गया रैप। तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया तो बसी सर ने बोला कि अच्छा ठीक है खड़े हो गए, बैठ के तो वैसे भी रैप नहीं होता है तो सुनाओ। तो 3-4 लाइन वहाँ पे तो वैसे ही थोड़ा डरे हुए होते हैं, तो 3 लाइन मैंने सुनाई और मैं अटक गया। तो मैंने बोला सॉरी सर बस इतना ही याद है। तो अरे यार अच्छा था लेकिन तो याद नहीं करके आया। तो इस मोमेंट में मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था। तो मेरे को ऐसा लगा था कि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया, लेकिन अभी तो मार्क्स आएंगे इंटरव्यू के, बाकी देखते हैं जैसे भी मार्क्स आएंगे। तो यही है कि आपको जो मैं क्वेश्चंस के लिए अलग से टाइम दूंगा आपको। ठीक है, तो यूपीएससी की जर्नी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है मेरी कैसे रही है। इसके अलावा न्यूज़पेपर है, जो करंट अफेयर्स है, एक यूपीएससी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ सोर्सेज हैं आपको उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है।
अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी के साथ में आपको एक और स्टैंडर्ड बुक, बस एक सब्जेक्ट के लिए 2 बुक से ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप पॉलिटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत इज बाइबल, आपको वो ही पढ़नी है। उसके अलावा आपको कोई कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको करंट अफेयर्स की जो विजन की करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, विजन IAS की, कोचिंग सेंटर है दिल्ली में, मैंने उसकी मैगजीन पढ़ी थी। हर महीने उसकी 90 से 100 पेज की मैगजीन आती है, आपको वो पढ़नी है। साथ ही साथ जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर मैं जाऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। किसी को अगर सब्जेक्ट वाइज पूछना है तो वो क्वेश्चन आंसर भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो बस यही है कि आपके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा सबसे पहले तो कि ड्रीम बिग, बड़ा सोचो। अगर आप अपने हालातों की वजह से अपने सपने बदल रहे हो तो आपकी आधी हार तो वहीं पे हो चुकी है। आपको अपने सपनों से अपने हालात बदलने हैं। मैं अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे घर पे ऐसी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी या फिर घर पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के घर में ऐसी फाइनेंशियल और बाकी फैमिली डिस्प्यूट भी काफ़ी होते रहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम चलती हैं, लेकिन उसको आपको नेगेटिवली नहीं लेना। आप उसे पॉजिटिव रहो, आप उसको पॉजिटिवली लो, उसको अपना मोटिवेशन का एक सोर्स बनाओ। आपको यही वहाँ पे उस टाइम पे यही दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे अपने परिवार को, जो ये माहौल है, मेरे परिवार का माहौल मुझे सुधारना है, इसलिए मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी आप क्यों कर रहे हो, ये भी मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप IIT आपने की है, आपको तो जॉब वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल जाती, तो आपने यूपीएससी की तैयारी क्यों की? यही सवाल मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। तो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा एक चीज़ वो चेक करते हैं कि आप सच बोल रहे हो या नहीं। तो उसके अंदर मैंने इंटरव्यू में उनको साफ ये आंसर दिया। सर, जब मैं 10-12 साल का था, उस टाइम पे एक बार मुझे अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैं जैसे ही तैयार होकर बाहर आया तो मेरी दादी जी ने मुझे देख के उस टाइम पे बोला कि आज मेरा बेटा कलेक्टर लग रहा है। तो उस टाइम से मुझे ये था कि ये कलेक्टर क्या होता है, DC क्या होता है, SP क्या होता है, उस टाइम तो कुछ पता भी नहीं था। लेकिन जो मेरी दादी की बात से मुझे ये पता चला कि इतनी ज़्यादा सोसाइटल रिस्पेक्ट आपको मिलती है, इतनी ज़्यादा आपको क्षमता मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है कि आप सोसाइटी में कुछ बदलाव ला सकें, वो आपको यूपीएससी के थ्रू ही मिलता है। तो ये यूपीएससी मुश्किल क्यों है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। चाणक्य का नाम सबने सुना होगा, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारतवर्ष का एक सपना देखा था कि भारतवर्ष के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनेंगे, तो उस टाइम पे उन्होंने उनसे बलिदान में सब कुछ मांग लिया था। चाहे वो उनकी राजगद्दी थी, उनके परिवार के सारे रिश्ते थे, उनका जो प्यार था, उनका नींद चैन, सब कुछ उन्होंने बोल दिया था कि आपको ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तो ही आप भारतवर्ष के सम्राट बन सकते हो। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा था कि चाणक्य जी, इतना सब छोड़ने के बाद मतलब ये सब छोड़ना मुझे ज़रूरी है क्या, इसके बिना नहीं हो सकता है। तब चाणक्य जी ने आंसर किया था कि अगर इतना ही आसान होता तो हर आदमी भारतवर्ष का सम्राट होता। हर आदमी, सेम एनालॉजी अगर मैं यहाँ पे दूँ, तो अगर इतना ही आसान होता तो हर घर में हर दूसरा आदमी आपको IAS या IPS मिलता। तो अगर आपने ठान लिया है तो आप पार कर जाओगे। अगर आप एग्ज़ाम को सिर्फ इस तरीके से दे रहे हो कि यार मैं देख लेता हूँ, क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं SSC दे दूँगा, अगर SSC क्लियर नहीं हुआ तो मैं अपने को टीचर लग जाऊँगा, उस तरीके से अगर आप दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। आपको एक पैशन बनाना पड़ेगा, आपको ये टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, तो ही आपका ये एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा। तो बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि उनसे आपको अपना एक मूल सिद्धांत बनाना है। मैंने भी वो अपने जो भी नोटबुक होती थी, कभी मैं नेगेटिव फीलिंग में आती थी कि पता नहीं होगा या नहीं, तो मैंने भी वो अपनी काफ़ी सारी किताबों में वो चीज़ लिखी है। जागो, उठो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। 100% इसके एफर्ट आप दे रहे हैं तो आपकी हार नहीं है। थैंक यू।
हेलो बेटा, जो भी आपके रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, तो विशेषकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, तो वो आप सर से डिस्कस कर सकते हो। जो भी बच्चा क्वेश्चन पुट करना चाहता है या गाइडेंस लेना चाहते हैं तो अपना आप ऊपर कर लें।